बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे शहबाज शरीफ इस वक्त कस्टडी में है नैब की, और वहाँ पर उन्होंने जो बड़े अहम राज़ों से पर्दा हटाया है, जो अहम एविडेंस दी है। हालांकि पहले 3-4 दिन शहबाज शरीफ ने नैब की टीम के साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया, उनको किसी सवाल का जवाब न दिया। लेकिन शहबाज शरीफ के वकला ने शहबाज शरीफ को बताया कि अगर नैब, ये सारी चीज़ें नैब के पास रिकॉर्ड भी होती हैं, और अगर नैब को फ़िज़िकल रिमांड न मिला तो नैब ने ये सारी चीज़ें अदालत को दिखा भी देनी है। ऑफ द रिकॉर्ड अदालत को दिखाई जा सकती हैं, इन कैमरा अदालत को दिखाई जा सकती हैं। तो फिर आपके ख़िलाफ़ जो ये 90 दिन का रिमांड है ये मुकम्मल होगा, और आपको फिर इन चीज़ों का जवाब भी देना पड़ेगा, और आपको ये इतना लंबा अरसा नैब की कस्टडी में रहना पड़ेगा। और इसका हल यही है कि वो जो आपसे सवाल पूछते हैं, आप जो जवाब देना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका जवाब ज़रूर दें। तो कुछ बड़ी अहम चीज़ों का इंकशाफ किया है शहबाज शरीफ ने अपनी फैमिली के बिज़नेस के हवाले से, और जो आमदन से ज़्यादा सासजात केस है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उस हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है नवाज़ शरीफ के बारे में, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाए जाने के हवाले से, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने के हवाले से वो तहरीरी फ़ैसला भी सामने आ गया है, जिसकी रूह से ये मालूम हुआ है कि उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी शुरू कर दी है। उसमें कौन सी अहम डेवलपमेंट्स आई हैं और उस फैसले में कौन सी अहम चीज़ें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर पर हम बात करेंगे जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का जो मरकज़ी किरदार है अरशद मलिक, जिसने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाई थी नवाज़ शरीफ को, और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया था, जो वो उनके ख़िलाफ़ एक सारा मामला चला। फिर 7 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट की टीम थी, और लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी टीम ने उनको उनकी जो उनका जो ओहदा था उससे बरतरफ कर दिया था। वो 7 रुकनी टीम का जो फ़ैसला है, वो जो JIT बनाई गई थी, जो इंक्वायरी टीम थी, वो चैलेंज कर दिया है ट्राइब्यूनल में। जो लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल ये ट्राइब्यूनल है, उसमें उन्होंने चैलेंज कर दिया। उसमें कौन सी प्ली ली है, वो कितनी मरियम सफदर और नवाज़ शरीफ के लिए ख़तरनाक है, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की जो इंक्वायरी है, उसमें नई डेवलपमेंट आई है, और शहबाज शरीफ ने जो एक नया इंकशाफ किया है और नई एविडेंस दी है। उन्होंने ये बताया है सलमान शहबाज के अकाउंट्स के हवाले से, सलमान शहबाज सारे अकाउंट्स को देखता था शरीफ ख़ानदान का, और शरीफ ख़ानदान का ये जॉइंट बिज़नेस है, और उसको जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स को मैनेज करने वाले सलमान शहबाज हैं। सलमान शहबाज ने इन सारी चीज़ों को जब मैनेज किया तो शहबाज शरीफ ने बताया है कि सलमान शहबाज के अकाउंट से जो गुजरांवाला का एक कबाड़िया है जिसकी दुकान है कबाड़ी की, उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, ये करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन है। और वो जो जिसके नाम पर ट्रांजैक्शन है उस बेचारे का वहाँ पर एक छोटा सा कबाड़ का बिज़नेस है अज़हर हुसैन मुग़ल के नाम से, और ये गुजरांवाला में कबाड़िया का काम करता है। जब इसको जाकर शहबाज शरीफ ने जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, और शहबाज शरीफ ने जब इस बात को तस्लीम किया, कन्फेस किया कि अज़हर हुसैन मुग़ल के नाम पर भी अकाउंट्स हैं, तो जब जाकर अज़हर हुसैन मुग़ल को अरेस्ट किया गया और वो डॉक्यूमेंट्स लिए गए, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि अज़हर हुसैन मुग़ल के नाम पर सॉफ्ट कोड के ज़रिए सलमान शहबाज को 1,37,09,151 रुपए मुंतकिल हुए। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो नैब के पास, जो नैब ने मुख्तलिफ बैंकों से हासिल की, और फिर जिनका इकबाल जुर्म शहबाज शरीफ ने किया। और फिर जब उस अज़हर हुसैन मुग़ल को गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे नॉलेज में ही नहीं कि मेरे नाम पर कोई अकाउंट है या मैंने कभी कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन की है। उसने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, कबाड़ का मेरा बिज़नेस है, और मैं तो सैकड़ों रुपए दिन के कमाता हूँ, हज़ारों भी नहीं कमाता, और मेरे अकाउंट में इतनी बड़ी अमाउंट कैसे आई है, मेरे नॉलेज में नहीं है। साथ ये भी बताया गया है कि अज़हर हुसैन के शनाख्ती कार्ड नंबर से 2012 में 3 ट्रांजैक्शंस के ज़रिए सलमान शहबाज को रकम बैरून मुल्क मुंतकिल हुई इस अकाउंट के ज़रिए, जबकि अज़हर हुसैन ने दौरान तफ्तीश रकम के मुंतकिली से लाइल्मी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे नॉलेज में नहीं है, ना मैंने कोई ऐसा मेरा ना अकाउंट था, ना मैंने उसमें कोई ट्रांजैक्शन की है, और ना मैंने वो पैसे सलमान शहबाज को भिजवाए हैं। उनका जो नैब ज़राए ने यह भी बताया है कि अज़हर हुसैन मुग़ल का 161 CRPC के तहत बयान रिकॉर्ड कर लिया है, और उस बयान को रेफरेंस का हिस्सा बना दिया गया है। और अज़हर हुसैन जो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात केस है,
उसमें वो मरकज़ी जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ गवाह के तौर पर नैब ने उनको शामिल कर लिया है लिस्ट ऑफ विटनेसेस में, और उनका जो 161 की स्टेटमेंट थी उसको रेफरेंस का हिस्सा बना लिया है। अब हमने शहबाज शरीफ फैमिली के हवाले से जब पहले बात की थी, और आपके इल्म में है कि चपड़ासी के अकाउंट में एक पापड़ वाले का अकाउंट था, एक मज़दूर का अकाउंट था, जिसमें 10.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन, और जिन अकाउंट से सलमान शहबाज के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होती रही वो सारे आपके नॉलेज में है। कैसे ये लोग इतने बड़े हैवी अमाउंट्स की ट्रांजैक्शन जाली अकाउंट्स के ज़रिए करते रहे, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जाली अकाउंट्स में और जाली बैंक अकाउंट्स में और फॉरेन ट्रांजैक्शंस में आसिफ जरदारी को भी पीछे छोड़ दिया है। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो सलमान शहबाज ने फेक बैंक अकाउंट्स का जाल बिछाया हुआ था और पूरे पंजाब में मुख्तलिफ गरीबों के नाम पर उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए थे, ये वो लोग थे जो किसी अरसा में इनके पास मुलाजिम रहे थे, कोई इनके काम करता था, कोई मजदूर था, कोई चपड़ासी था, उन सारे लोगों के नाम पर इन्होंने जाली अकाउंट्स बनाकर पूरी दुनिया में एम्पायर खड़ी की है और पूरी दुनिया में इन्होंने अपने बिजनेस को इन्हेंस किया है और उनके नाम पर प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, और उन गरीबों के नॉलेज में भी नहीं है कि उनके नाम पर इतनी हैवी अमाउंट्स की ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। दूसरा हम देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो केस का फ़ैसला सुनाया शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, कुछ दोस्त ये भी सवाल पूछ रहे थे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने पहले दिन इश्तिहारी क्यों नहीं डिक्लेयर किया। तो हमारे यहाँ समनिंग ऑफ अक्यूज़ का एक प्रोसेस है। सबसे पहले समन वारंट्स भेजे जाते हैं, समन और नोटिस भेजे जाते हैं, अगले मरहले पर बेलेबल वारंट्स होते हैं मुलजिम के, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं, उसके बाद मुलजिम को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है जिसको मफरूर और भगोड़ा डिक्लेयर किया जाता है, और फिर प्रोक्लेमेशन होती है, और जब प्रोक्लेमेशन हो जाती है उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो उसके बाद फिर अगला जो प्रोसेस होता है वो अटैचमेंट का होता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है और भाग के सरकार उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, जो भी मुलजिम अदालत को रिकॉर्ड होता है। ये एक प्रोसेस है। अब अदालत ने वो प्रोसेस कंप्लीट करना था, और अदालत ने इस प्रोसेस को बेहतर करने के लिए और उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए वो जो 5 दफ़ा वारंट्स लेकर उसकी तमील करवाने एवन फील्ड गए हैं, जो सफारती जो अमला है पाकिस्तान का लंदन में, उनके जो मुलाजमीन हैं उनका बयान 7 अक्टूबर को रिकॉर्ड करने का अदालत ने हुक्म दिया है। और अदालत ने कहा है कि 7 अक्टूबर को उन लोगों का बयान रिकॉर्ड होगा, और उनका बयान रिकॉर्ड होने के बाद फिर आगे जो इश्तिहारी जो डिक्लेयर करना है उसकी कार्रवाई पर ऑर्डर होगा। साथ अदालत ने यह भी बताया है कि ये जो मुलजिम है नवाज शरीफ, जो मुजरिम है इस केस के अंदर, उसने पूरी कौम का मजाक बनाया है, पूरे निज़ाम का मजाक बनाया है। वो पूरी कौम वो ड्रामाबाजी करते हुए बैरून मुल्क गए हैं और हुकूमत बेबस नज़र आ रही है, लेकिन अदालतें जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगी, और अदालतें इस बात को इंश्योर करेंगी कि अगर कोई मुजरिम है और वो अदालतों की कस्टडी में था और अदालतों के अहकामात से वो बाहर गया है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अदालतों ने करनी है और अदालत उसके ऊपर फ़ैसला करेगी। और इसमें एक अहम बात है वो ये कि ये तीसरी कार्रवाई होगी इश्तिहारी डिक्लेयर करने की। एक रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को पहले इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है। इलीगल जो प्लाट अलाटमेंट केस है, जो मीर शकील रहमान वाला मामला था, उसमें भी नवाज शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये अब अगला मामला आ गया है, और ये जो अपीलें हैं अल अजीज़िया रेफरेंस की और एवन फील्ड रेफरेंस की, उसमें भी नवाज शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और 7 अक्टूबर को उन सफारती अमला जो वारंट्स लेकर जाता था और तामील नहीं होती थी, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। वो बयान सफ़े मिसल पे होंगे, उनको फ़ाइल का हिस्सा बनाया जाएगा, उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, और उसके बाद सारे के सारे मामलात को देखा जाएगा और उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल होगी। अगली जो अहम बात है, जो इशू है, वो है जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में जो अरशद मलिक को बरतरफ किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी थी, और ये 7 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी थी, जिसने 4 माह में इंक्वायरी की और उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि जो जज का कंडक्ट है वो मिसकंडक्ट है, और मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में जज को बरतरफ किया गया था। उस ऑर्डर को चैलेंज किया है, और उसमें वो जो पहला ऑर्डर था उसमें बताया गया था कि जो मुलजिम है नवाज शरीफ और जो जज है अरशद मलिक, ये आपस में पहले भी राब्ते में थे
और ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में थे और एक दूसरे के साथ ये मामलात को तय किया हुआ था। और जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो इंक्वायरी कमेटी का फैसला आ गया है जिसने ये साबित कर दिया है कि मुलजिम ने जज को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है या काफ़ी अरसे से मुलजिम राब्ते में था, तो जो ना सिर्फ अल अज़ीज़िया में सज़ा बढ़नी है इस ऑर्डर और फैसले के बाद, बल्कि फ्लैगशिप रेफरेंस में जो उनको बरी किया गया था वो बरीयत भी अब कन्विक्शन में बदल जाएगी, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने उस इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स ने ये फैसला सुना दिया है कि मुलजिम और जज आपस में राब्ते में थे। तो जब मुलजिम और जज राब्ते में थे और ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जज के ऊपर प्रेशर इदारों का है, हालांकि जज को इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज और वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल मुलजिम कर रहा था, तो उसका नुकसान भी मुलजिम को होगा। तो ये जो जज अरशद मलिक ने अपील फाइल की है ट्राइब्यूनल में, इसमें यह कहा है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मेरे ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है मैंने मुलजिम को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। जो अलेज की जाती है, जो वीडियो है जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि इदारों ने मेरे ऊपर ज़बरदस्ती मुझसे ये सारे का सारे ऑर्डर्स करवाए हैं, वो झूठी है। मैं उसके ऊपर पहले अपना बयान हल्फी दे चुका हूं और ये जो फ़ैसला सुनाया गया है ये मिसकंडक्ट का फ़ैसला नहीं है, ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मेरी जो नौकरी है, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और मुझे पहले उस ब्लैक मेलर फैमिली ने ब्लैकमेल किया है और उसके बाद बजाय इसके कि जो ऑनरेबल अदालतें हैं वो मेरा साथ देती और उस फैमिली के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती, उन वो लोग जिन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, जिन्होंने मेरी खुफिया वीडियोस बनाई और उसके बाद उन वीडियोस की बुनियाद पर मुझे ब्लैकमेल करते रहे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और जिनके खिलाफ केस का ट्रायल चल रहा है, उन लोगों के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है जो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो मेरी बरतरफी का जो ऑर्डर है इसको सेट असाइड डिक्लेयर करते हुए मुझे दोबारा नौकरी पर बहाल किया जाए ताकि मैं मुल्क व कौम की खिदमत कर सकूं। अब इसके ऊपर समाअत होनी है, वो देखते हैं कि कब समाअत होती है। इस केस में भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।